नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। 26 जनवरी हकीकत में ख्वाबों की ताबीर और एहतिसाब का दिन है। यानी हम गौर करें और सोचें कि हिंदुस्तान किन ख्वाबों की ताबीर था और वो ख्वाब किस हद तक पूरे हुए, ताकि वो मकासद हमारे जहनों के करीब रहें, कभी ओझल ना होने पाएं, जिसके लिए हमारे बड़ों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। क्योंकि मंजिल का एहसास जहाँ बेहिसी को तोड़ता है, वहीं जद्दोजहद और हरकत का जज्बा भी पैदा करता है। रिपब्लिक डे एक नेशनल डे है जिसे मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत यह है कि हुकूमत हिंद एक्ट जो 1935 से लागू था, वो ख़त्म होकर दस्तूर हिंद को अमल में लाया गया। इस तरह दस्तूर हिंद के लागू होने से हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ, जिसमें मजहब की अहमियत का भी एतराफ़ किया गया और बताया गया कि ये मुल्क मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। इसलिए 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इसे सेकुलर स्टेट कहा गया, जहां हर मजहब का एहतराम ज़रूरी होगा और मजहब की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। मजहब या ज़ात पात की बुनियाद पर किसी शहरी को शहरियत के हुकूक से महरूम नहीं किया जाएगा और हर शहरी को मुल्की खिदमात से फ़ायदा उठाने का भरपूर मौका मिलेगा। माइनॉरिटीज़ को भी दस्तूर में उनका हक दिया गया है कि वो अपने अलहदा तालीमी इदारे कायम करें, अपनी तहजीब, तमद्दुन, ज़बान को कायम रखें और अपने मजहब की तबलीग करें, यहाँ तक कि उस मकसद के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ का इंतज़ाम करें। साथ ही ये भी वजाहत की गई कि किसी ऐसी आमदनी पर टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो किसी मजहब की तबलीग पर खर्च किया जाए। यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि किसी भी मुल्क में सेकुलरिज्म के बाकी रहने के लिए सेकुलर वैल्यूज़ का बाकी रहना भी ज़रूरी है, जिसके बुनियादी तौर पर 4 एलिमेंट्स हैं: इलेक्शंस, गवर्नेंस, जुडिशरी और मीडिया। इलेक्शंस एक संगे मील की हैसियत रखते हैं। इंतखाबात ही एक ऐसा जरिया है जिससे अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके ऐवान में भेजते हैं, ताकि मुंतखब नुमाइंदे अवाम की सही नुमाइंदगी कर सकें और मुल्क में रहने के लिए पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील कर सकें। लेकिन चंद सालों से मुल्क में राइज इलेक्शंस की पॉजिटिव रिवायात ही बदल रही है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो ज़ात पात की बुनियाद पर एक दूसरे को लड़ाकर और जज्बाती बयानबाजी के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं और बरसर इक़्तिदार पार्टी अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए एक के बाद एक हर इलेक्शंस में यही चाल चल रही है। गवर्नेंस की बात करें तो आज हिंदुस्तान की सियासत में नफरत का बोलबाला है। गंगा जमनी तहजीब की कोख से जन्म लेने वाले हिंदुस्तानी नफरत की आग में झुलस रहे हैं। कहीं पहलू खान इस नफरत का शिकार है तो कहीं जुनैद इस तशद्दुद से लहूलुहान है। किसी भी मुल्क में जुडिशरी एक उम्मीद और भरोसे का निशान होती है, जिसे इंसाफ का मंदिर भी कहा जाता है। क्या आज जुडिशरी इंसाफ के मामले में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है? गौर किया जाए तो इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट अदालत का सुस्त और नाकारा निज़ाम है। हालांकि बिला वजह इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। इसके अलावा तशवीशनाक पहलू अदलिया में करप्शन का है, जिससे फैसलों में उलटफेर होती है। जुडिशरी में फैसले गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर होने चाहिए, लेकिन कुछ फैसले जज्बात में बह कर भी दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मीडिया के तो क्या ही कहने, जिसे जमहूरियत का चौथा सुतून माना जाता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया के रोल का इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन बदलते हालात में अगर मीडिया का जायजा लिया जाए तो आज मीडिया जानिबदार हो चुका है। मीडिया में कुछ लोग फिरका वाराना जहनियत के भी हैं। किसी खास ग्रोह, खासकर मुसलमानों की गलत सूरतगरी मीडिया का शेवा बना हुआ है। मीडिया आज पूरी तरह से सरमायादार लोगों के हाथों में फंसा हुआ है। वो लोग जो चाहते हैं वही छपता है और वो क्या दिखाना चाहते हैं वही दिखाया जाता है। इन पॉइंट्स को देखा जाए तो लगता है कि जमहूरियत 1% लोगों के लिए उनके अय्याशी और कारोबार का जरिया है। मुल्क के तमाम वसाइल और माल पर गिने चुने लोग काबिज हैं। यहाँ मुल्क की गरीब आवाम के लिए ना रोजगार के मौके हैं, ना अदलो इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी है, ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। इस आज़ादी का कुछ बदनीयत लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू किया और यहाँ मौजूद माइनॉरिटीज़ पर जिंदगी तंग करने लगे। इस तरह हिंदुस्तान के 75 साल तारीख इस बात की गवाह है कि आज़ादी के बाद से इस मुल्क के मुसलमानों के जानो माल की ना हिफाजत
حفاظت کی گئی اور نہ ہی ان کو دوسرے شہریوں کی طرح حقوق حاصل رہے۔ چاہے دستور ہند میں کتنی ہی آزادی ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ مسلمان آج یہاں دوسرے درجے کے شہری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آزادی سے لے کر کانگریس کا دور حکومت، پھر بھجپا کا اقتدار، ہزاروں مسلمان مخالف فسادات سے بھرا پڑا ہے۔ ملک میں آزادی سے پہلے مسلمانوں کی کتنی گھریلو صنعتیں تھیں جنہیں چن چن کر ختم کیا گیا۔ جان و مال کی تباہی کے بعد اب روٹی روزی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ سرسری طور پر صرف 2 سالوں کے ان اہم واقعات کا ذکر کیا جائے جو جمہوری اقدار کے سراسر خلاف تھے تو ایک مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت پسندی کا نعرہ صرف ایک سیاسی ضرورت ہے۔ موجودہ وقت ہندوستانی جمہوریت اور سیکولرزم کے لیے سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ آج مسلمانوں کو کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں، طرح طرح کے الزامات عائد کر کے ان کے مکان بلڈوزر کے ذریعے منہدم کیے جا رہے ہیں۔ مسلم نوجوانوں کے خلاف CAA جیسے قانون کی مخالفت پر UAPA کے تحت کارروائی کی گئی۔ یہ جنگ صرف ہندوتو کے نظریے کو ماننے والے لوگوں نے ہی نہیں چھیڑی ہے، بلکہ ملک کے کئی سرکاری ادارے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ جس ہندوستان کا خواب آزادی کے وقت ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، اس نظریے میں یقین کرنے والے تمام مذاہب کے لوگ آج پریشان ہیں۔ ایک ایک کر کے ہندوستان کے تمام اداروں کے اندر ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں جو اس ملک میں بگاڑ پھیلانے کا مقصد رکھتے ہیں۔ انگریزوں کی دلالی کرنے والے خود کو قوم پرست کہتے ہیں۔ بدقسمتی اس بات کی ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں اس سے اس ملک کا ایک بڑا طبقہ مزے لے رہا ہے۔ معاملہ موجودہ حالات کا نہیں بلکہ مستقبل کو بچانے کا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ملت کے اندر حوصلہ پیدا کیا جائے۔ دوسرا کام ہے استقامت۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کو قبول کرنا ہوگا۔ لڑائی آپ کی ہے، اس لیے آگے بھی آپ کو آنا ہوگا۔ اس ملک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت دنوں تک نفرت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس ملک کا مستقبل اور مسلمانوں کا مستقبل ایک ہی ہے۔ اپنے اندر مایوسیوں کو ہم داخل ہونے نہیں دیں گے۔ امت کے نوجوان فطری صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ ان کا صحیح استعمال اور انہیں فروغ دینا تمام اداروں اور دانشمندوں کی ذمہ داری ہے۔ تاریخ میں بھی مسلمان اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب روایتی قسم کی تقریروں کے بجائے ٹھوس لاہی عمل پر بات چیت کریں۔